इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का जो प्रायोजन है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो एक ही है कि आप किसान भाई जो खेतों और खलिहानों में दिन रात एक करके मेहनत करके और राष्ट्र के अन्नदाता की पदवी पर आसीन हो, आपकी हम किस तरीके से सेवा कर सकें, किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी आधुनिक जानकारियाँ दे करके और हम आपके जो विकास का पथ है उसको आसान बना सकें, यही हमारा किसान वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज के इस क्रम में हम जो जानकारी लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं वो एक जानकारी है पशुओं के संबंध में, कि जो पशु हैं हमारे, ख़ास तौर से जो पालतू पशु हैं, उसमें दुधारू पशु आ जाते हैं। फिर कि जो दुधारू पशुओं में भैंस और गाय हैं, उनमें ये जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी, जिनको हम कहते हैं चिचड़ी, तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं और किस तरीके से हम इनका बचाव कर सकते हैं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। दूसरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे प्याज की नर्सरी के बारे में, कि प्याज की जो नर्सरी है वो किस तरीके से तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा आपका मनोरंजन कराएंगे। तो कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं इस चर्चा से कि ये जो पशु हैं इनकी सेहत का, और ये जो परोपरिजीवी हैं, कह लो चीचड़ियाँ हैं, ये किस तरीके से हमारे पशुओं की सेहत को प्रभावित करते हैं। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। आप जानते ही हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, चाहे वो कटड़ू है, बछड़ू है, उसको तो ये जो चिचड़ियाँ हैं बिल्कुल मारने तक की कगार पे ले आती हैं, क्योंकि ये खून चूसती हैं। और जो ये चिचड़ियाँ हैं जिनको बाह्य परोपजीवी कहते हैं, तो ये पशुओं पे चिपक जाती हैं और या फिर पशु घर में बाड़े में छिपी हुई रहती हैं और क्या करती हैं, ये पशुओं का खून चूसती हैं, उनको कमज़ोर करती हैं। दुधारू पशु है तो उनका दूध भी घट जाता है इनकी वजह से। तो जो अगर हम बात करें अपने हरियाणा की, तो हरियाणा में 2 तरीके की चिचड़ियाँ देखी गई हैं, कि एक तो सख्त चिचड़ी हैं जिनको हार्ड टिक्स कहते हैं, इनकी 5 जातियाँ हैं और 16 प्रजाति हैं। और दूसरी चिचड़ी हैं नरम चिचड़ियाँ, उनको सॉफ्ट टिक्स कहते हैं और इनकी 2 जातियाँ हैं। सख्त चिचड़ियों की जो 2 जातियाँ हैं वो हैं हाइलोमा और बोफिलस। और ये जो कहाँ अटैक ज़्यादा करें, ये गाय और भैंस पे ज़्यादा संख्या में लगती हैं, ऐसा देखा गया है। तो 100 चिचड़ियाँ एक दिन में 100 से 150 मिलीलीटर खून पशु का चूस जाती हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध है। तो अब जब 100 मिलीलीटर से और 150 मिलीलीटर खून अगर चिचड़ी ने चूस लिया, 100 चिचड़ियों ने, तो पशु तो कमज़ोर होगा ही होगा और उसकी कार्य करने की क्षमता भी घटेगी और दुधारू पशुओं का दूध कम होगा। इस सब के अलावा बहुत सी बीमारियां जैसे थाइलेरियसिस है, बेबीसियोसिस है, अनाप्लाज्मोसिस है, ये बीमारियां भी फैल जाती हैं पशु में। और विदेशी और जो संकर नस्ल की जो गायें हैं
उनमें चिचड़ियों और इनसे फैलने वाले रोगों को आम तौर पे ज़्यादा देखा गया है कि जो संकर जाति के जो विदेशी नस्लें जो हैं उनमें ये ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो ये तो बात हुई कि भाई ये जो चिचड़ियाँ हैं ये वास्तव में नुकसान करती हैं, पर इलाज क्या करें। इलाज की तरफ आते हैं। अगर चिचड़ियों की संख्या है कम तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इनको तोड़कर ख़त्म कर दें। अगर चिचड़ियों की संख्या है ज़्यादा पशु पे, फिर चिचड़ी नाशक दवाई का घोल बना के और पशु के शरीर पे और पशु घर में छिड़काव करें, स्प्रे करें। तो ये देखा गया है कि पहले जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल में लाते थे इनको चिचड़ियों को मारने के लिए, वो दवाइयाँ क्या थी? हम DDT का प्रयोग करते थे, BHC का प्रयोग करते थे, टोक्साफिन का इस्तेमाल करते थे। पर ये जो दवाइयाँ देखने में आया है, वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि ये जो चिचड़ियाँ हैं, चिचड़ियों को तो मारती हैं ये दवाई, पर आम तौर पे क्या है कि ये पशुओं के शरीर में ये दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं और फिर दूध पे, पशु के मांस पे, आदमी के स्वास्थ्य पे बुरा असर डालती हैं। तो इसलिए इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करके फिर कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल में लानी चाहिए? तो वो दवाइयाँ हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट्स और सिंथेटिक पाइरेथराइज्ड, इन वर्ग की दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए चिचड़ियों को मारने के लिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं भाइयों जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फेनमल रेट है। ये फेनमल रेट दवाई का इस्तेमाल किस ढंग से हो कि 2 मिलीलीटर दवाई हो और 1 लीटर पानी। डायाजिनोन है दवाई का नाम डायाजिनोन। ये दवाई अगर इस्तेमाल करें तो 3 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में। एक तीसरी दवाई है क्रोमेफॉस दवाई लें तो 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में। चौथी दवाई है डेकामेथ्रिन कह लो या डेल्टामेथ्रिन कह लो। तो ये दवाई अगर हम लें तो 2 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर पानी। इसी तरह एक और दवाई है, नाम है एमिट्राज दवाई लें तो 2 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर पानी। यानी कि ये जो हम दवाई, जब इनमें से कोई एक दवाई का जब हम प्रयोग करें तो ध्यान ये रखें कि स्प्रे जो है पशु के पूरे शरीर पे होना चाहिए। और 2 स्प्रे का जो बीच का अंतर है, यानी कि पहला स्प्रे कर दिया तो दूसरा स्प्रे कब करें? कम से कम 9 से 10 दिन के बाद ही करना चाहिए। और जब बात आई पशु घरों की, मतलब पशु को तो इस तरीके से हमने स्प्रे करना है, एक पशु को 2-3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी स्प्रे करने के लिए अच्छी ढंग से। और पशु घर के फर्श को और दीवारों को भी दवाई से स्प्रे करके उपचारित करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि ये जो चिचड़ियाँ हैं पशु के शरीर से उतर के अपना बचाव करने के लिए दीवार में बिरड़ हो उसमें घुस जाती हैं, जहाँ भी जगह मिलती है ये घुस जाती हैं। फर्श अगर टूटा फूटा है तो उसमें भी घुस जाती है, अपना बचाव करती हैं। तो कोशिश ये रखनी है कि हमने पशु घर को भी इन चिचड़ियों से मुक्त करना है और पशु को भी। और हर स्प्रे के लिए दवाई का घोल जो है वो ताज़ा बनाना चाहिए। स्प्रे के बाद पशु को कम से कम 4-5 दिन ना नहवाएं तो बढ़िया रहेगा। तो एक गाय और भैंस को हमने जो उपचारित जो करना है तो उसके लिए जैसे कि पहले बताया गया कि 3 लीटर पानी कम से कम चाहिएगा घोल का। अब एक बात का और हमने ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों कि जहाँ चिचड़ियों का प्रकोप ज़्यादा हो तो उसमें क्या करें कि हमने सही समय पे और उचित कदम उठाने चाहिए इन चिचड़ियों को मारने के लिए। और सामूहिक तौर पे हमने कदम उठाने चाहिए। कई बार देखा जाता है कि गांव में ही सारे गांव में ही चिचड़ियाँ हो रही हो, तो फिर सामूहिक रूप से हमने एक साथ प्रयास करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। पशु घरों की जब हम बात कर रहे हैं तो पशु घर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और पशु घर का फर्श है, डांगर की खुरड़ी है, दीवारें हैं, सीमेंट की बनी हुई हो तो अच्छा है। अगर ईंटों से बनी है तो उनको फिर टीप करवा दें। ईंटों में मतलब ना उसको चिचड़ी को घुसने की कोई राह नहीं पाना चाहिए,
क्योंकि अगर जो इसमें छेद पाओगे तो ये छेदों में घुस जाएंगी, और छेदों में चिचड़ियों को ख़त्म करने के लिए फिर अगर घुसी गई तो फिर क्या करें, उसके लिए फिर हमने एक ब्लो लैंप ले लेना चाहिए, उससे इनको जलाना चाहिए। और भाइयों एक बात और ख़ास है कि आमतौर पर रस्सा बांधने के लिए पक्की खुरड़ियों में आड़ा बनवा के और उसमें सरिया लगवा दें, तो खुरड़ी से पानी के निकास के लिए भी मोरी छोड़ दें। तो ऐसी जगहों पे ये जो चिचड़ी हैं वो छिपकर अंडे देती हैं, इसलिए ऐसी जगहों की हमने नियमित रूप से सफाई करना सुनिश्चित करना ज़रूरी है। और जब नए पशु खरीद कर ला रहे हैं, नए पशु को पशु घर में बांधने से पहले हमने ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस पशु पर कहीं चिचड़ी तो नहीं लग रही, और अगर हैं तो फिर पशु को स्प्रे करने के बाद ही अपने पशु घर के अंदर बांधना चाहिए। और एक और बात और कि पशु घर के चारों तरफ घास फूस कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिए, नड़ाई करनी चाहिए, गुड़ाई करनी चाहिए, साफ़ सुथरा पशु घर के आसपास में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे चिड़चिड़ियों के अंडे या तो धूप में मर जाएंगे या फिर काफ़ी नीचे दब जाएंगे। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें भाइयों, तो अपने पशुओं को चिचड़ियों से भी बचा लेंगे और चिचड़ियों से पैदा होने वाले रोगों से भी बचा लेंगे। दोनों ही मामले में हमारी बचत होगी, पशुधन की रक्षा होगी। पशुधन की रक्षा होगी तो पशु जो दुधारू पशु हैं वो अच्छा दूध देंगे, ज़्यादा दूध देंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब भाइयों इस चर्चा के बाद कर लें थोड़ा मनोरंजन। आपको सुनवा रहे हैं रामल सिंह खुंडिया की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। आइए सुनते हैं। दुनिया की करा दे सर बोली पार्वती घोड़े ते, ओ दुनिया की करा दे सर बोली पार्वती घोड़े ते, दुनिया की करा दे सर बोली पार्वती घोड़े ते। घूम कर देखा दुनिया वो सारी, ओ बोले तू करन चलन की तैयारी, बोले जी तू करन चलन की तैयारी, तू मान लिए मेरी बात, मान लिए मेरी बात, बच जागा तू मेरे रोड़े ते, हो दुनिया की करा दे सर बोले पार्वती घोड़े ते, हो दुनिया की करा दे सर बोले पार्वती घोड़े ते। तू सुन ले करके ओ ध्यान, ओ बोले लिए तू बात मेरी माने, आ बोले लिए तू बात मेरी माने, मत गोटू ना तेरी भांग, मैं तो गोटू ना तेरी भांग, आते लाओ ना तेरे जोड़े के हाथ, तेरे करा दे सर बोली पार्वती बोले ते, हाँ दुनिया की करा दे सर बोली पार्वती बोले ते। तू कसत घूम के
रे यावा रे सब दुनिया ते तन है मिलावा सब दुनिया ते तन है मिलावा हम सब तय करेंगे बात हम सब तय करेंगे बात सुन ले शाने और बावड़े ते हाँ दुनिया की करा दू सैर छनी कुछ भी ना भोले ते सुन तीन लोक के हुए नाथ ओ तेरी तो मैं पूजा करूं सुदिन राते तेरी मैं पूजा करूं दिन राते मैं तरूंगी तेरे साथ मैं तरूंगी तेरे साथ होए डगू नहीं रोने दे दुनिया की करा दे सैर बोले पार्वती बोले दे ओ दुनिया की करा दे सैर बोले पार्वती बोले दे रमल संग खुंडिये का मोखरा आगा बोले तेरा सदा वो रटे से नाम बोले जी तेरा सदा रटे से नाम जब तक रहेंगे घट में प्राण जब तक रहेंगे घट में प्राण मोह तोड़ है ना तेरे ते हाँ दुनिया की करा दे सैर बोली पार्वती बोले ते हाँ दुनिया की करा दे सैर बोली पार्वती बोले ते हो दुनिया की करा दे सैर बोले पार्वती बोले ते दुनिया की करा दे सैर बोली पार्वती भोले थे आवाज़ थी रामल सिंह खुंडिया की। सही कहा कि जो कवि की सोच है वो कवि की ही सोच होती है। अब ये कवि जहाँ पहुँच जाए बताया गया है विद्वानों के द्वारा कि जहाँ पहुँचे कवि नहीं पहुँच सकते रवि। आगे बढ़ते हैं भाइयों, हम भी दुनिया की बात करें मौसम की बात करें तो मौसम की जब बात है तो आज का जो अधिकतम तापमान वो 30 डिग्री सेल्सियस रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होया। कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान ये है कि न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान और घटेगा और अधिकतम तापमान के भी घटने की संभावना है। ये कल 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेकर के हम हाजिर होंगे वो विषय रहेंगे एक सब्जियों के बारे में कि गाजर की बिजाई में क्या सावधानियां होनी चाहिए। दूसरी चर्चा हमारी रहेगी कि रबी की जो फसलें हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसका क्या महत्व है और उसको कैसे बनाया जाए, क्या उसको बनाने की विधियां हैं। इसके बाद हम भाइयों चर्चा एक और करने जा रहे हैं और वो चर्चा है कि प्याज की
जो फसल है उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें। आप जानते हैं कि प्याज जो है वो नकदी फसल है, अच्छी अगर पैदावार मिल जाए तो फिर उसके अच्छे रेट भी मिलते हैं और मिलेंगे, ऐसा आश्वासन सरकार का भी है। और हम देख भी रहे हैं कई सालों से प्याज और आलू के रेट किसान भाइयों को उनके उम्मीद के अनुसार ठीक मिल रहे हैं। तो जो भाई प्याज की फसल लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। रबी मौसम के लिए अगर हम उन्नत किस्मों की बात करें तो हिसार 2 है, पूसा रेड है, इनकी सिफारिश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा करी गई है। 1 एकड़ के लिए लगभग 4-5 किलो जो बीज है वो काफ़ी रहता है। और इसकी नर्सरी में जो बिजाई करने का जो मुख्य समय है वो चल रहा है, यानी कि अक्टूबर से और नवंबर महीने में हम प्याज की नर्सरी की बिजाई कर सकते हैं। नर्सरी बोनी है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो वहीं फिर जब ये नर्सरी तैयार हो जाएगी, जब पौध तैयार हो जाएगी तो पौध की जो रुपाई का काम हमने जो करना है वो करना है फिर दिसंबर के महीने से लेकर और जनवरी के महीने तक। प्याज की जो नर्सरी है उसकी आगे हम रुपाई कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हमने सब ने पता है कि खेत जो है वो समतल होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से खेत को 2-3 जुताई करके तैयार करना, फिर समतल क्यारियाँ बनाना ये बहुत ज़रूरी हैं, और नालियाँ बनाना ताकि जो क्यारी हैं उनमें आराम से पानी पहुँच जाए। तो पौध की सुरक्षा और अन्य कृषि क्रियाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की जाती है कि जो पौध की बिजाई है वो कतारों में, लाइनों में करें, 4-5 सेंटीमीटर के फासले पर करें। क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की रख सकते हैं, और जो लंबाई कितनी रखें वो अपनी सुविधा है, उसके हिसाब से रख सकते हैं। 1 एकड़ के लिए हमने 32 से 40 क्यारी बना लेनी चाहिए। कह लो कि 3/0.6 मीटर की, इस तरीके से हम मतलब क्यारी बना सकें। तो उसके बाद क्या करें कि बिजाई के बाद बीज को सड़ी और छनी हुई बारीक गोबर या कंपोस्ट की खाद से ढकना चाहिए। लेकिन जब हम बीज की नर्सरी हम बोने चले हैं तो हमने बीज को उपचारित भी कर लेना है, ये है, इस बात का हमने ख़ास तौर से ध्यान रखना है। फिर हमने जब बो दिया, बोने के बाद हमने कंपोस्ट की खाद से ढक दिया। इसके बाद फुहारे से हल्की सिंचाई हर रोज़ तब तक करते रहने चाहिए जब तक कि बीज जाम नहीं जावे, अंकुरित नहीं हो जाए। पौध पूरी तरीके से जब अंकुरित हो जाए फिर समय समय पर नालियों द्वारा खुला पानी देना चाहिए, और पौध बिजाई के 6 से 8 हफ्ते के बाद जो बिजाई के लिए वो तैयार हो जाती है। अधिक दिनों के बाद रुपाई करने पे फिर पौध जल्दी संभल नहीं पाती और उनमें फूल और डंठल की समस्या देखने में आती है। तो इसलिए हमने जो पौध है वो 6 से 8 हफ्ते की करके और फिर हमने उसकी रुपाई कर देना चाहिए। रुपाई की जब बात आई तो रुपाई करते समय हमने फिर लाइनों की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर की रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी, लाइनों में लाइन की तो दूरी होगी 15 सेंटीमीटर की, एक लाइन से दूसरी लाइन की, और लाइन के अंदर पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। ज़्यादा संघनी बोएंगे तो फिर जो प्याज है वो ढंग से बैठ नहीं पाएगा। और रुपाई के तुरंत बाद हमने क्या करना, हल्की सिंचाई देनी चाहिए। बात आई कि जब हम फसल बोने चले हैं तो फिर खाद और उर्वरकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करें, लगभग 20 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की जुताई के समय डालना ज़रूरी है, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी कि 25 किलो, और फास्फोरस जो है वो 20 किलो, और पोटास जो है वो 10 किलो प्रति एकड़ रुपाई के समय दे के मिट्टी में अच्छी तरह मिला के और फिर हमने बुआई करनी चाहिए। नाइट्रोजन की जो शेष जो मात्रा है वो 2 बार में देनी है, 30-30 दिन के अंतर पे छिंटा विधि से। बात आई सिंचाई की, तो पौधों की बढ़वार के समय पहले 2 महीने तक सिंचाई का अंतर ज़्यादा रखते हैं, और जिस समय गांठें बढ़नी शुरू हो जाएं प्याज की
तो उस समय सिंचाई जो है वो जल्दी करते हैं। ज़्यादा पानी देने से पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। तो यदि ज़मीन अधिक रेतली है तो उसमें सिंचाई दोमट की बजाय अधिक करनी चाहिए। और रबी की फसल में कुल प्याज में 10 से 15 सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ती है। और प्याज में उथली जड़ें होती हैं, इसलिए अनियमित सिंचाई करने से कंद के 2 फाड़ होने की संभावना रहती है। यानी कि अनियमित सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अधिक पानी भरने से गर्दन मोटी बनेगी, जो गांठ है वो छोटी रह जाएगी। तो फसल को ढंग से पकने के लिए लगभग 15 दिन पहले सिंचाई को बंद करना चाहिए। और जब पाड़ने के लायक हो जाए तो समझ लो कि हमने अभी 15 दिन पहले उसकी सिंचाई बंद करनी है। ऐसा करेंगे तो फिर जो प्याज की जो भंडारण की क्षमता है वो बढ़ जाती है, अच्छी क्षमता हो जाती है। निराई गुड़ाई करके रासायनिक खरपतवार नियंत्रण दोनों साथ साथ समय समय पर करने चाहिए। जैसी ज़रूरत महसूस होए, निराई गुड़ाई से अगर खरपतवार नियंत्रण हो रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर खरपतवार फिर भी आपको लगता है कि है, फिर हमने रासायनिक नियंत्रण भी कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि कई दवाइयाँ हैं, जैसे फ्लूक्लोरीन 400 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से हम रुपाई के समय छिड़काव करके मिट्टी में मिलाते हैं। या मेंथावेंज थाइजुरन, ये 280 ग्राम से 400 ग्राम दवाई और प्रति एकड़ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंडामेथिलीन है, वो भी आधा किलो दवाई जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। एक और दवाई है, नाम है स्टाम्प दवाई लिक्विड होती है, तरल होती है। तो ये 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक की दवाई का जो छिड़काव है वो रुपाई के 10 से 15 दिन के बाद हम कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि समय समय पे हम जो कृषि वैज्ञानिक हैं या उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहें और जैसा ज़रूरत महसूस करें वैसे ही हमने अपनी फसल की देखभाल हम करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।